बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सेकंड सेशन के अंदर दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। 12 बज चुके हुए हैं लेकिन ज़रूर आप वेट तो कर रहे होंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं इसको इन टाइम कंप्लीट नहीं कर सका। बट इंशाल्लाह जब आप इसको सुन रहे होंगे, जब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो आई होप सो कि आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और आपका गम और गुस्सा भी काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ होगा। अच्छा, मैं सेकंड सेशन स्टार्ट करता हूँ। कम टू द पॉइंट। मेरी डेफिनेशन में जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे सीक्वेंस याद आ रहा था, तो मैं अपनी डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है जी। तो नेटवर्क डिवाइसेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि एन है, आपके पास हब है, आपके पास स्विच है, आपके पास राउटर है, आपके पास फायरवॉल है और आपके पास एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड। अब अगली जो चीज़ थी वो था नेटवर्क मीडियम। नेटवर्क मीडियम, ठीक है, नेटवर्क मीडियम। सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस is not possible without medium. पहला बात, selection of medium। मैं रिकॉर्डिंग को कंफर्म कर लूँ कि रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो गई भी हो रही है जी। सिलेक्शन ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज आर नंबर 1, टाइप ऑफ सिग्नल, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल है या लाइट है, रेंज, बैंडविड्थ, कैपेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मीडियम में आपके पास एक मीडियम है गाइडेड मीडियम, फॉर एग्जांपल जिसमें आपके पास केबल है, वो केबल में आपके पास कोएक्सल में आपके पास थिननेट है। थिननेट की प्रॉपर्टीज देखिएगा 10⁻² है और थिकनेट उसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा जनाब 10⁻5 है। और इसी तरह से 10⁻2 को अगर मैं डिफाइन करूँ तो 10 Mbps बैंडविड्थ, बेस का मतलब है बेस बैंड और 2 का मतलब है ये 200 मीटर तक। तो मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। 10 Mbps बेस बैंड है और 200 मीटर्स। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से ट्विस्टेड पेयर को जब आप देखते हैं तो ट्विस्टेड पेयर में आपके पास ट्विस्टेड पेयर में एक बात याद रखिएगा, 100 मीटर रेंज, कोई भी केबल। ठीक है, इसमें एक थी कैट 3, एक थी कैट 5 और एक है कैट 6। कैट 3 कहती है 10 Mbps, कैट 5 कहती है 100 Mbps और कैट 6 कहती है 1000 Mbps। क्लियर हो गया जी। और ट्विस्टेड पेयर केबल अगर आप देखेंगे तो ट्विस्टेड पेयर केबल में एक केबल इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक केबल इस्तेमाल होती है STP। STP को प्रेफर किया जाता है जहां पे EMI का इफेक्ट हो या आउटडोर। बाकी ये चीजें आ गई जी इसमें। अच्छा जी, ट्विस्टेड पेयर केबल जब आप आते हैं बनाते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसमें टोटल 8 वायर्स होती हैं, 8 वायर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। तो जब आप लोकल एरिया नेटवर्क में केबल्स बनाते हैं तो वो केबल स्ट्रेट होगी
या वो केबल क्या हो सकती है, क्रॉस। तो यहाँ पे मैं स्लाइड की सूरत में आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये कनेक्टर है उसका जिसको RJ45 बोलते हैं। ये देखें, ये उसके अंदर ट्विस्ट है। ट्विस्ट एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो आपको बता दूं कि अगर ये ट्विस्ट ना हो तो एक केबल से गुजरने वाला डाटा जो, मतलब मैंने जैसे कि आपको अर्ज किया कि एक ही केबल के अंदर 8 वायर्स हैं, तो किसी एक वायर के अंदर जो गुजरने वाले सिग्नल्स हैं वो अफेक्ट करेगा, उसका EMI इफेक्ट होगा दूसरी जो वायर है उसके ऊपर। ठीक है, लिहाजा ट्विस्ट जो है वो आपकी ट्विस्टिंग द वायर्स रिड्यूस द EMI इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, कैट 3 अप टू 10 Mbps, 4 पेयर्स होते हैं, 4 डुप्लेट। कैट 5 100 Mbps है। कैट 6 1000 Mbps है, 4 डुप्लेट। अच्छा, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड को समझ लीजिएगा कि बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस बैंड a single type of frequency occupy the whole medium. Broadband multi frequency can travel on a single medium. अगर मैं आपको नीचे दिखाने में कामयाब हो गया हूं तो जरा गौर से देखिएगा, ये ब्रॉडबैंड मीडियम है जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जरा गौर कीजिएगा, लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, मिड फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। और यहाँ पे अगर इधर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आपके होल मीडियम को ऑक्यूपाई कर रही है। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन इधर हो रही है और इस तरफ क्या हो रही है, ब्रॉडबैंड। तो एक्चुअली आपकी ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो होती है वो एनालॉग है और जो आपकी बेस बैंड है वो डिजिटल है। ठीक है, और आप इसीलिए जब भी इंटरनेट यूज़ करते थे तो डायल अप मॉडेम इस्तेमाल करते थे। मॉडेम क्या करता था, मॉडुलेट करता था डिजिटल को एनालॉग में और डीमॉडुलेट करता था एनालॉग को वापस किस में, डिजिटल में कन्वर्ट करता। तो इसको बोलते हैं मॉडेम, मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन, इसको कंबाइन करके मॉडेम का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया सर। नेक्स्ट आप देखते हैं, जब आपने स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करनी है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे आपके पास आएगी स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। मैंने यहाँ पे अगर लिखा नहीं है तो लैन केबल स्ट्रेट, तो स्ट्रेट केबल इस्तेमाल होगी, इसी के नीचे लिख देता हूँ, टू डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है जी, और क्रॉस केबल इस्तेमाल होगी बिटवीन सेम डिवाइसेस। लें जनाब, ये आपके सामने है, जैसे एक तरफ स्विच है दूसरी तरफ पीसी, तो इनके दरमियान में स्ट्रेट केबल लगेगी। अगर मैं यहाँ भी दिखा सकूँ, एक तरफ स्विच है और दूसरी तरफ भी स्विच है, सेम डिवाइसेस है, तो दरमियान में क्रॉस केबल। तो अब स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनेगी कैसे? स्ट्रेट केबल बहुत सिंपल है, जो सीक्वेंस आपने वायर्स का एक साइड पे रखा है, सेम कलर स्कीम आप दूसरी साइड पे रखते हैं, तो ये स्ट्रेट केबल है। ठीक हो गया जी। और क्रॉस केबल क्या है, जो एक तरफ आपने 1 को एक्सचेंज कर देना है 3 के साथ, समझ आ रही बात, और 2 को एक्सचेंज कर देना है किसके साथ, 6 के साथ। इसी तरह देखें, जो पिन यहाँ पे 1 पे है वो इस तरफ तीसरी पोजीशन पे आ जाएगी, जो इस तरफ तीसरी पे थी इस तरफ वो पिन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो 1 को एक्सचेंज कर दिया 3 के साथ, 3 को एक्सचेंज कर दिया 1 के साथ, 2 को एक्सचेंज कर दिया 6 के साथ, और 6 को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। ये देखिएगा, तो बाकी आपकी जो पिन्स 4 5 7 8 है ये इस्तेमाल होती हैं अब PoE के लिए, PoE के लिए, पावर ओवर इथरनेट। तो ये क्रॉस केबल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब इस्तेमाल होती है, जो अब आप केबल इस्तेमाल करते हैं,
कंसोल कनेक्टिविटी के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्को की डिवाइसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो है कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट सिस्को के स्विचेस की, राउटर्स की या फायरवॉल्स की, उन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो कंसोल कनेक्टिविटी के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है, ना वो स्ट्रेट है ना वो क्रॉस है, बल्कि वो सिस्को की अपनी कलर स्कीम है। दैट कलर स्कीम इज कॉल्ड रोल ओवर केबल। और रोल ओवर केबल का तरीकाकार क्या है कि जो सीक्वेंस आपने एक तरफ रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्ट उसके बिल्कुल उल्ट आपने वो सीक्वेंस दूसरी तरफ रख देना, तो ये केबल बनेगी रोल ओवर केबल। ठीक हो गया जी। और ये स्लाइड को जरा गौर से देख लीजिएगा कि कहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होगी। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सवाल पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल आते हैं। ले जनाब, कनेक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद मैं अब अगले सेशन के ऊपर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये हमारा सेशन हो गया है अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम का हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। अगर कोई टाइम ज़्यादा हो गया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। नहीं, चलते हैं जी, इसको टीसीपी आईपी पे चलते हैं। अब मेरी डेफिनेशन में सबसे आखिरी जो चीज़ थी वो था कम्युनिकेशन। सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गया। क्रॉस केबल हो गई, स्ट्रेट केबल हो गई, सबसे आखिर में आपके पास जो केबल आ रही है वो थी फाइबर ऑप्टिक। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर लाइट सिग्नल है। नंबर 2, इसकी दो टाइप्स हैं, मल्टी मोड और सिंगल मोड। आप जब भी इनको कॉल करते हैं तो आप इनको कहते हैं 4 कोर, 8 कोर। यानी अगर मैं कहता हूँ मेरे पास फाइबर ऑप्टिक सिंगल मोड 8 कोर केबल है, तो इसका मतलब 8 कोर का उसके अंदर 8 फाइबर की लाइंस है, सेपरेट लाइंस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं। अनगाइडेड मीडियम यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो 3 फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो कि वायरलेस लैन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें 900 मेगाहर्ट्ज, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगा, 5.8 गीगाहर्ट्ज। ये 3 फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं, ये 3 फ्रीक्वेंसीज रेंजेस यानी ये 3 बैंड्स ऐसे हैं जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी के एड्रेसिंग। ठीक है, तो टीसीपी आईपी को जब आप समझते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ कि ये एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है। ईच ऑक्टेट 8 बिट का होता है। 8 बिट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 8, याद आया ना? ठीक है, 2 की पावर 8 का मतलब होता है कि इसमें छोटी से छोटी वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू 255, क्योंकि 2 की पावर 8 का जवाब आता है 256। ठीक, तो 256 में 0 से लेके 255 तक किसी भी एक ऑक्टेट के अंदर छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी वैल्यू 255 होगी। अच्छा, और ये 32 बिट एड्रेस होता है, क्योंकि एक ऑक्टेट 8 बिट का हुआ था, 4 32 के होंगे। इसमें 3 मेन क्लासेस हैं, और वो जो 3 मेन क्लासेस हैं उनमें से क्लास ए के अंदर नेटवर्क का एक पोर्शन रखा गया, होस्ट के 3 पोर्शन है। क्लास बी के अंदर नेटवर्क के 2 पोर्शन हैं और होस्ट के 2 पोर्शन हैं। और क्लास ई के अंदर नेटवर्क के 3 और होस्ट का 1 पोर्शन है। क्लास ए की पहचान ये है कि पहले ऑक्टेट के अंदर, यहाँ पे मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्लास ए की पहचान ये है कि पहले ऑक्टेट में, ये देखिएगा, पहले ऑक्टेट में वैल्यू 1 से लेके 126 तक होगी, तो समझ आइएगा क्लास ए है। अगर पहले ऑक्टेट में वैल्यू 128 से लेके 191 तक होगी तो वो क्लास बी है, और अगर वैल्यू 192 से 223 तक है तो वो क्लास सी है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो
1 से लेके 126 तक वो क्लास ए। जनाब 128 से लेके 191 तक वो क्लास बी है। और 192 से लेके 223 तक है तो वो क्लास सी है। तो यहाँ पे 127.x.x.x जो है ये रिजर्व्ड है फॉर सेल्फ टेस्टिंग। इट्स कॉल्ड लोकल होस्ट और ये नॉट कॉन्फ़िगरेबल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ये आ गया जी सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ये बता रहा है कि जो आईपी एड्रेस ऊपर दिया गया है उस आईपी एड्रेस में से कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन होस्ट का है। मैं सबनेट मास्क के बारे में लिख देता हूं। तो ये लाइन बड़ी खूबसूरत है। एवरी आईपी एड्रेस या एन आईपी एड्रेस is the combination of network and host portion। ठीक है जी। we use subnet mask to differentiate them। उनको अलग-अलग करने के लिए सबनेट मास्क इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिए नेटवर्क के लिए 1 और होस्ट के लिए 0। ये मैं बिट्स की बात कर रहा हूं कि जिस बिट को 1 किया जाएगा वो नेटवर्क का होगा और जिसको 0 किया जाएगा वो होस्ट का होगा। अभी चूंकि आपको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं तो ये याद रखिएगा जिस पोर्शन के नीचे 255 होगा वो नेटवर्क का होगा और जिसके नीचे मैं 0 लिखूंगा वो पोर्शन किसका होगा, होस्ट का होगा। बस अभी ये याद रखिएगा। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हैं क्लास ए का क्या है 255.0.0.0। 255.0.0 का मतलब होता है कि एक ब्लॉक एक ऑक्टेट नेटवर्क का है क्लास ए में और 3 होस्ट के हैं जो ऊपर भी मैं मेंशन कर चुका हूं। ये देखें ये क्लास बी में 255.255.0.0 और क्लास सी में 255.255.255.0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लिखते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी द नेटवर्क portion of the IP address is called network ID। ठीक हो गया जी, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं 150.50.150.50.5.5 ये एक आईपी एड्रेस है। 255.255.0.0 ये इसका सबनेट मास्क है। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी जी, इसकी ये ऊपर जो हो गया ये आईपी एड्रेस है, ये नीचे जो आपने लिखा है ये उसका सबनेट मास्क है और ये मैं उस सबनेट मास्क की मदद से उसकी क्या निकालने लगा हूं जी, नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी होगी 150.50.0.0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूं 10.1.1.89 फॉर एग्जांपल 255.0.0.0 और इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो 10.0.0.0 होगी। उम्मीद है आपको समझ आती है इसकी, क्लियर है जी।
जी जी। नोट कर लीजिएगा, ओनली दोज डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट directly which belong to same network ID. For the communication between different network IDs, we need layer 3 device like router. ठीक हो गया जी? यहाँ तक समझ आ गया आपको बात? अब मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ जनाब। आईपी डेस्क की भी समझ आ गई, थोड़ी सी लैब कर लेते हैं इसकी। मेरी बात अगर आपको समझ आ जाएगी तो वही एग्जांपल मैंने पहले दी थी। मैं इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता हूँ, फॉर एग्जांपल आईपी की वेरिफिकेशन और टेस्टिंग कर लेते हैं। इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता हूँ जी, गौर से देखिएगा। डेस्कटॉप में गए, आईपी एड्रेस दिया जी 1.1.1.1, ये क्लास ए है। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा सबनेट मास्क नीचे आ गया। क्लोज क्लोज, इसको भी आईपी एड्रेस दे देता हूँ, डेस्कटॉप आईपी जनाब 1.1.1.2। लिहाजा चूंकि दोनों की नेटवर्क आईडी बिल्कुल सेम है, ये देखिए मैंने नीचे नेटवर्क आईडी निकाली है, लिहाजा इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे 3 कमांडें हैं, वो जरा नोट कर लीजिएगा। पहली कमांड आईपी कॉन्फिग, मैंने ये चेक किया कि मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, 1.1.1.1। दूसरी कमांड है आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, मैंने ये चेक किया कि मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस, ये देखें फिजिकल एड्रेस क्या है। मैंने ये चेक किया कि मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे का पता है या नहीं। मैंने ये चेक किया मुझे डीएनएस का पता है या नहीं, या डीएचसीपी सर्वर का पता है या कि नहीं। डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखी। तीसरी कमांड आर्क स्पेस -a, मैंने ये चेक किया कि मेरी आर्क कैशे में किसी का मैक एड्रेस मौजूद है या कि नहीं। ठीक है जी। अब मैं पिंग करता हूं अपने नेबर को 1.1.1.2, तो याद होगा आपको कि मेरा आईपी एड्रेस और मेरे नेबर का आईपी एड्रेस, इन दोनों का ताल्लुक सेम नेटवर्क आईडी के साथ है और दरमियान में केबल भी ठीक लगी हुई है, लिहाजा कम्युनिकेशन होगी। और जब दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये मैं बात आपको बता चुका हूं। आर्क क्या है? आर्क is a protocol which any device use to get the destination device MAC address using its IP। देखिए मैंने तो अपने नेबर की डिवाइस का आईपी एड्रेस बताया था, जरा गौर कीजिएगा। मैंने जब कम्युनिकेशन की टेस्टिंग करनी थी तो मुझे मेरे नेबर डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं पता था, मुझे तो मेरे नेबर की डिवाइस का आईपी एड्रेस पता था। तो आप कम्युनिकेशन के लिए यूजर फ्रेंडली एड्रेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी। लेकिन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए फिजिकल एड्रेसेस यूज करती हैं, दोज एड्रेसेस आर कॉल्ड मैक एड्रेस। और आईपी और मैक एड्रेस के दरमियान में जो रिलेशन कायम होता है जिस प्रोटोकॉल की मदद से, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड आर्क। अब देखिए मैंने कम्युनिकेशन की अपनी नेबर डिवाइस के साथ, और थोड़ी देर पहले जब मैंने आर्क कैशे देखी थी तो मेरे पास मेरी नेबर डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं था, अब जबकि मौजूद होगा, ये देखें। और ये इंफॉर्मेशन कि मेरी नेबर डिवाइस जिसके साथ मैंने कम्युनिकेशन की है उसका आईपी 1.1.1.2 है, उसका मैक एड्रेस ये है, और ये इंफॉर्मेशन मेरे तक डायनामिकली आर्क की मदद से पहुंची है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक मिस्टेक करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मिस्टेक क्या है? मैं जाता हूँ आपकी नेबर डिवाइस, यहाँ पे इसको गलत करने लगा, तवज्जो 150.5.5.5 कर दिया। ठीक है जी, ये क्लास बी है।
और अगर क्लास बी है तो इसकी नेटवर्क आईडी 150.5.0.0 है। मैं इधर भी कोई एड्रेस दे देता हूँ 150.100.1.1, ये भी क्लास बी है। और अगर ये क्लास बी है तो इसकी नेटवर्क आईडी 150.100.0.0 है। अब जरा गौर से देखें, अगर देखा जाए तो दोनों कंप्यूटर को क्लास बी का एड्रेस दिया गया, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे दोनों कंप्यूटर की नेटवर्क आईडी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लिहाजा ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसको डीएचसीपी पे क्लिक करें, दोबारा से स्टैटिक पे क्लिक करें और दें 150.100.1.1। जो ही टैप करेंगे 255.255.0.0 आ गया। इधर चलते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी, स्टैटिक। सर आईपी एड्रेस देना है इसको जनाब, ये देखें सामने 150.5.5 जो ही टैप करेंगे तो ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, सबसे पहली कमांड वही आईपी कॉन्फिग, चेक करो कि आईपी एड्रेस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आईपी कॉन्फिग /all, अपना मैक एड्रेस भी देख लो। अब आर्क स्पेस -a आर्क कैशे, मेरी आर्क कैशे बिल्कुल एम्प्टी हो गई। अब मैं अपने नेबर को पिंग करता हूँ, पिंग 150.5.5.5, तो मैं अपने नेबर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। ये देखिएगा मेरे नेबर का एड्रेस है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि दोनों की नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। अब मैं क्या करता हूँ तवज्जो कीजिएगा, अब मैं अपनी नेबर डिवाइस पे जाता हूँ और उसका आईपी एड्रेस 150.100.5.5 रख देता हूँ। जैसे मैं ये करूँगा तो इन दोनों कंप्यूटर्स की नेटवर्क आईडी सेम हो जाएगी और मेरी शिफ्ट पूरी हो जाएगी। चेंज करता हूँ जी, आईपी एड्रेस क्या रखना था अब इसका, दोबारा से ऑफ करें, स्टैटिक पे हैं तो 150.100.5.5 आ गया जी। ओके ओके, अब कम्युनिकेशन करते हैं दोबारा से, इस कंप्यूटर पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, मेरे नेबर डिवाइस का आईपी एड्रेस अब चेंज हो चुका है और वो है 150.100.5.5, पिंग 150.100.5.5 मेरी नेबर डिवाइस का आईपी एड्रेस। नहीं जनाब, ये कम्युनिकेशन हो रही है। आ जाए, ले डियर स्टूडेंट, मैं अपने इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपका इंशाल्लाह जो अब तीसरा सेशन चलेगा, वो तीसरा सेशन होगा वो मैं टोटली पैकेट ट्रेसर के ऊपर जाऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 15 से 20 मिनट का सेशन आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अभी ठीक 1 से 2 मिनट के बाद। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी शानी भी पी लूँ, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ इंशाल्लाह तीसरे सेशन में। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।